एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलामुअलैकुम बेटा, आज हम लेक्चर नंबर 43 में हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर तक हम बेटा क्वेश्चन नंबर 23 तक कर चुके हैं यूनिक नोट्स में से, क्योंकि हम सारा काम यूनिक नोट्स में से ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, उसमें हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है, बाकी और देखते हैं कि और कितने क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो जाएंगे। तो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 24 इन अकॉर्डेंस विद यूनिक नोट्स, देखते हैं कि जी नोट्स में वो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है जी, उसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज़ लेंस इक्वेशन, हाउ कैन वी लोकेट द इमेज बाय लेंस इक्वेशन। हमने बतानी है कि लेंस इक्वेशन क्या है। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी एक इक्वेशन मिरर से रिलेटेड, जब हमने स्फेरिकल मिरर्स का टॉपिक पढ़ा था। लेंस इक्वेशन क्या है, उस लेंस इक्वेशन को यूज़ करके हमने इमेज कैसे लोकेट करते हैं, यानी इमेज लोकेशन बतानी है आपने, इमेज कैसे लोकेट होगा बाय यूजिंग अ लेंस इक्वेशन। अब सबसे पहली बात कि लेंस इक्वेशन है क्या चीज़, बड़ी सिंपल सी बात। उससे पहले मैं एक और बात कर दूं, हमने जब स्फेरिकल मिरर पढ़ा था तो बेटा हमने स्फेरिकल मिरर्स में, जब स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे तो हमने मिरर का एक फार्मूला किया था, अगर आपको याद हो। वो फार्मूला था 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये दोनों मिरर्स के लिए ही फार्मूला था, चाहे वो मिरर कॉन्वेक्स था चाहे वो मिरर कॉनकेव था। सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का आया था, साइन कन्वेंशंस का। वही चीज़ हम इधर भी देख लेंगे कि साइन कन्वेंशंस का डिफरेंस कैसे आना है। सबसे तो पहली बात है कि लेंस इक्वेशन है क्या। जैसे मिरर की आपने इक्वेशन की थी ना, ऐसे ही लेंस की इक्वेशन है और इसकी छोटी सी डेरिवेशन भी है, वो डेरिवेशन भी आज हम सीखेंगे। लेंस इक्वेशन क्या है बेटा, दिस इज एक्चुअली ये क्या है, एक रिलेशनशिप है। किन चीजों के दरमियान, बिटवीन तीन चीजों के दरमियान, फोकल लेंथ, दूसरी चीज क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हम डायग्राम बना के देखते हैं कि फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे है। और थर्ड चीज है डिस्टेंस ऑफ इमेज। भाई इन तीन चीजों के दरमियान रिलेशनशिप है। फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, स्मॉल f के साथ। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम स्मॉल p के साथ करते हैं, और डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होता है उसको हम स्मॉल q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने याद रखने हैं कि सारे के सारे डिस्टेंस, ये जो मैंने जितने भी डिस्टेंस लिए हैं, ये डिस्टेंस कहाँ से हैं, ये डिस्टेंस लेंस है। तो लेंस के केस के अंदर कहाँ से हमने इन डिस्टेंस को मेजर करना है, फ्रॉम लेंस का सेंटर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। भाई ऑप्टिकल सेंटर से ये सारे, जिसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सी के साथ, यहाँ से हमने ये सारे डिस्टेंस मेजर करने हैं। अब वो जो रिलेशनशिप बनता है, रिलेशनशिप बेटा क्या बनता है, दैट इज जैसे मिरर का था सेम यही है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये है जी रिलेशनशिप। इसमें f इंडिकेट कर रहा है फोकल लेंथ को, p इंडिकेट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को, और q इंडिकेट कर रहा है किस चीज़ को, डिस्टेंस ऑफ इमेज को। इसी के साथ ना हम इसकी साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं कि जो लेंस में हमने साइन कन्वेंशंस यूज़ करनी है, साइन कन्वेंशंस फॉर लेंस। ले जी साइन कन्वेंशंस क्या हैं कि हमने ये बताना है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव कब होगी, p पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, q की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव कब होगी। उसके लिए एक छोटी सी डायग्राम बना रहा हूँ, समझनी है आपने।
पहले भी मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, इस पर बेटा मैंने ये एक लेंस बनाया, दिस इज चाहे वो लेंस कॉनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो जी, ये मैंने लेंस बनाया है, ठीक है जी। यानी आपने सपोज कर लेना सेंटर में लेंस था, ठीक है जी। लेंस की ये साइड है, दिस इज राइट साइड, ये वाली लेंस की साइड कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट साइड। अगर हम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बात करें, ऑब्जेक्ट से पहले हम ज़रा ये चीज़ देख लें। यहाँ पे हमारे पता है C था ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे एक पॉइंट था 2F जिससे ये सरफेस जनरेट हुई थी। सिमिलरली यहाँ पे भी पॉइंट था 2F का, दरमियान में पॉइंट आता है F जहाँ पर ये रेस को कन्वर्ज करता है। F को क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल फोकस का, या दूसरा नाम इसका क्या है? फोकल पॉइंट का। लें जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। ठीक होगी बात। अब दो तरह के लेंस हमने पढ़े हैं, कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। साइन कन्वेंशन ज़रा देख लें। F की वैल्यू पॉजिटिव होगी फॉर किस लेंस के लिए? कन्वेक्स लेंस के लिए। ऐसे ही F की वैल्यू नेगेटिव हम यूज़ करेंगे किस लेंस के लिए? फॉर कॉनकेव लेंस के लिए। भाई अगर लेंस कॉनकेव है तो वैल्यू नेगेटिव, अगर लेंस कन्वेक्स है तो F की वैल्यू पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये थी जी F की सिंपल सी बात। कन्वेक्स लेंस मैंने बनाया, F की वैल्यू पॉजिटिव, अगर कॉनकेव लेंस होगा तो F की वैल्यू नेगेटिव। फोकल लेंथ के लिए आगे बात। दूसरी बात किस चीज़ के लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। अगर ऑब्जेक्ट है ऑन लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, एक बात। दूसरी बात क्या होगी? अगर ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पर? ऑब्जेक्ट ऑन राइट साइड ऑफ लेंस। अगर लेफ्ट साइड पर है, ये है जी लेंस की लेफ्ट साइड, अगर मैं इससे सामने है तो दिस इज लेफ्ट एंड दिस वन इज राइट। ठीक है जी। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस P होता है, वो क्या कंसीडर किया जाएगा? पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड पर है तो डिस्टेंस तो P था, अब वो क्या कंसीडर किया जाएगा? नेगेटिव डिस्टेंस कंसीडर किया। अब आपने चीज़ याद रखनी कि जितने भी नेगेटिव डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अगर P पॉजिटिव है तो दैट इज, ये कौन सा वाला ऑब्जेक्ट होएगा? रियल ऑब्जेक्ट जो नज़र आ रहा है। और ये वाला कौन सा ऑब्जेक्ट होएगा? दैट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो नज़र नहीं आ रहा, यानी जो बहुत दूर होता है, जैसे स्टार्स हैं, ठीक है, डिस्टेंस बहुत दूर है तो हम उनके उसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। ये तो हो गया जी ऑब्जेक्ट से रेलेवेंट बात। फिर इमेज से रेलेवेंट भी तो हमने लेने हैं ना। अब देखिएगा, ये थी लेंस की लेफ्ट साइड, ये थी लेंस की राइट साइड। अब मैं इमेज के लिए बता रहा हूं बात कि अगर इमेज इधर है, यहाँ इमेज इधर बनेगा, ऐसी बात है ना। दो ही केसेस होंगे, या राइट पर बन रहा होगा या लेफ्ट पर बन रहा होगा। ठीक है जी। तो लेफ्ट साइड होती है लेंस की इमेज के लिए, ठीक है, वो क्या होती है? दैट इज, वो रियल साइड होती है। और जो राइट साइड होती है दैट इज, सॉरी उलट हो गया जी, जो लेफ्ट साइड होती है बेटा दैट इज, लेफ्ट साइड पे अगर इमेज बनेगा तो वो क्या होती है? वो वर्चुअल होती है। और अगर राइट साइड पे होएगी तो वो क्या होएगी मेरा बेटा? दैट इज रियल। अगर इमेज राइट साइड पे बनेगा तो वो रियल इमेज बनेगा। अब इमेज के डिस्टेंस को देख लेते हैं। अगर इमेज फॉर्म्ड, जो इमेज बना है, इमेज फॉर्म्ड कहां पर है? ऑन किस तरफ? राइट साइड पर। लेंस के रेलेवेंट बात कर रहा हूं। दूसरी बात क्या होगी? जब इमेज बनेगा, इमेज फॉर्म्ड कहां बन रहा है? ऑन लेफ्ट साइड ऑफ लेंस। भाई राइट साइड पर बनेगा तो क्या होगा? लेफ्ट साइड पर बनेगा तो क्या होगा? देखिएगा, अगर राइट साइड पर बन रहा है इमेज तो हम
Q की वैल्यू क्या लेंगे उस वक्त, Q क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो कौन सा वाला इमेज होएगा, रियल इमेज, असल में जो बन रहा है। और अगर Q की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि इमेज कहाँ बन रहा है, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ लेंस। उस वक्त तो किस वाला, कौन सा वाला इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। इतनी सारी बात क्लियर हो गई जी। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जितने भी रियल इमेजेस बनते हैं, इधर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लेंस से रेलेवेंट बातें पढ़ रहे हैं ना, लेंस है तो बेटा अब आपने याद रखना है, मैं इमेजेस की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपके काम आएंगी। इमेजेस में अगर रियल इमेज है, दो ही तरह के इमेज बनेंगे, या रियल इमेज होगा या वर्चुअल इमेज होगा। रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। याद रखिए कि जितनी भी रियल इमेजेस होते हैं वो हमेशा कैसे बनेंगे, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टे। जितने भी वर्चुअल इमेजेस हैं वो हमेशा क्या बनेंगे, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। अब इन्वर्टेड और इरेक्ट क्या है, जैसे ये पेन है, दिस इज इरेक्ट, सीधा। इसको मैं ऐसे उल्टा कर दूं तो दिस इज क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। ये तो बेटा साइन कन्वेंशन रिलेटेड टू लेंस। इसी के साथ ना हमने कन्वेक्स लेंस फार्मूला की डेरिवेशन करनी है। कन्वेक्स लेंस फार्मूला डेरिवेशन आपने ध्यान से देखनी है। कन्वेक्स लेंस फार्मूला, भाई ये फार्मूला बना कैसे था, ठीक है, बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन है, रटा नहीं लगाना, याद करने की कोशिश करनी है, चीज़ों को खुद ही डेरिवेशन हो जाएगी। नहीं जी, मैं अब कन्वेक्स लेंस फार्मूला में मैंने एक ये लेंस लिया, ये था जी बेटा लेंस। हम क्योंकि कन्वेक्स लेंस कर रहे हैं तो हम कन्वेक्स लेंस ही बनाएंगे। थिनर फ्रॉम एजिस एंड थिक फ्रॉम सेंटर। ये था जी लेंस का मेरा बेटा, दिस इज कॉल्ड एज अपर्चर ऑफ लेंस। लेंस का क्या है, दिस इज कॉल्ड एज अपर्चर। सेंटर में से एक लाइन पास करती है जिसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक होगी बात जी। ऑप्टिकल सेंटर क्या है हमारा यहाँ पर, दिस इज, यानी ये जो पॉइंट मैंने डार्क किया, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सी। ठीक है जी। यहाँ पर एक पॉइंट है 2f, इधर पॉइंट है f, जितना इधर डिस्टेंस है उतना ही इधर डिस्टेंस है। सिमिलरली यहाँ पर भी डिस्टेंस है 2f, ये 2f है, ये हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। यहाँ पर f है, इधर f है, और इधर मैं 2f ऊपर लिख देता हूँ। चलिए इस तरफ, क्योंकि इस तरफ इमेज बनना है ना, तो फिर मिक्स हो जाएंगी चीज़ें। नहीं, जब हमने क्या एक्सपोज किया कि किस जगह पर, इस 2f पर, भाई यहाँ पर ये पड़ा हुआ है जी एक ऑब्जेक्ट। अब ये रे डायग्राम मैं डिस्कस कर चुका हूँ सारी की सारी, जब हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस की थी। ठीक है, उस वक्त ये रे डायग्राम हमने डिस्कस की थी, सेकंड वाली रे डायग्राम थी। ठीक है, मैं डायग्राम सिंपल बना रहा हूँ। ठीक है, लाइट की पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसने कहाँ से, अगर ऑब्जेक्ट 2f पर प्लेस है तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, 2f पर बनेगा। ये मैंने 2f पर इमेज बना दिया है। ठीक है जी, ताकि हम, ये रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है जी, एक रे के साथ, दूसरी वाली रे कहाँ से पास करेगी, इस ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ गई, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है बिल्कुल स्ट्रेट चले जाती है जी। ये पहली वाली दोनों रेज, ये दोनों रेज मीट करेंगी तो इमेज बनेगा, ये स्ट्रेट होगी तो मीट करेगी। देखिए यहाँ से ये रे गई ऐसे, दूसरी वाली रे थी ऐसे, यहाँ पर ये इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, उल्टा इमेज बन रहा है जी। जब आप स्केल के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा जी। ठीक, अब देखिएगा, हमने ये पढ़ा था ऑब्जेक्ट को उसने आपकी नोट्स के अंदर किसके साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज ओ। ये डिस्टेंस है जी बेटा ओ का, ये जो पॉइंट है ओ पी, उसका इमेज क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है जी ये पॉइंट है, यहां से लेकर ये पॉइंट ओ डैश पी डैश। दिस वन इज ऑब्जेक्ट, ये क्या बन रहा है जिसका, दिस इज इमेज। क्लियर हो गया जी यहां तक। हमने ये पढ़ा था
कि यहां से लेकर, अब मैं डिस्टेंस मार्क कर रहा हूं कुछ, और ये था जी दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ठीक है जी। ये डिस्टेंस बेटा क्या होता है, दैट इज फोकल लेंथ, ऐसे ही है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ये प्लेस था जी, यहाँ से मेरा बेटा ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस वो क्या कंसीडर किया जाता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ के साथ, स्मॉल p के साथ। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ तक दैट इज स्मॉल p के साथ। ये बन रहा है जी इमेज, इमेज का कहाँ तक का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर ये है, तो ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज, इसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल q के साथ। क्लियर होगी बात जी। अब देखिएगा अगर यहाँ पर मेरा बेटा इतना डिस्टेंस f था तो इतना डिस्टेंस भी तो f होगा, ये सारा ये पॉइंट था ना, यहाँ से लेकर ये सारा डिस्टेंस भी क्या है, दिस इज आल्सो f। भाई ये यहाँ तक का डिस्टेंस भी f है। अब आपने ध्यान से एक चीज़ देखनी है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है छोटी सी, जहाँ पर जिस जगह से वो रिफ्रैक्ट हो रही है उस पॉइंट को उसने किस चीज़ का नाम दिया हुआ है, r के साथ। ले जी ध्यान से देखना है, ये सारा डिस्टेंस है q, इतना डिस्टेंस है f, इतना डिस्टेंस कितना रह गया, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस रह गया, टोटल डिस्टेंस था q, इतना डिस्टेंस कितना रह गया, दिस इज q माइनस f, ऐसे ही है। टोटल डिस्टेंस बेटा q था, ये सारा q था, इतना f था, तो इतना जो बच गया सारे में से इतना मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, दिस इज q माइनस f। अब हमने ये फार्मूला डिराइव करके देना है उसको। दो ट्राइंगल्स ले रहा हूं मैं ट्राइंगल्स यहां बना रहा हूं ताकि ना आपके लिए ना आसानी हो जाएगी। मैंने ये ट्राइंगल बनाई, ये आपकी आसानी के लिए बना रहा हूं। लीजिए बेटा एक ट्राइंगल थी ये, मैं जब इधर नाम लिखूंगा तो फिर मैं उसको आपको डायग्राम से बताता हूँ। यहाँ पर है जी पॉइंट C, इधर है जी पॉइंट O और इधर है जी पॉइंट P। दूसरी वाली ट्राइंगल मैं कौन सी वाली सपोज कर रहा हूँ मैं ट्राइंगल, इसका मतलब है ये ट्राइंगल कौन सी होगी, दिस इज OPC ट्राइंगल, नाम लिख लेते हैं जिसका, ट्राइंगल OPC। दूसरी वाली मैं ट्राइंगल कौन सी ले रहा हूँ, O'P' ये जो बनी हुई है ट्राइंगल, इसको मैं सीधा करके बना रहा हूँ। नहीं जी इसके सामने ही बना लेते हैं, यहाँ पर दूसरी वाली ट्राइंगल मेरी है ये, उसको मैंने सीधा कर दिया, यानी ये मेरा इमेज बन रहा था, ठीक है जी। इसका डिस्टेंस बेटा मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज O'P' और ये क्या है, यहाँ पर पॉइंट दोनों में क्या था, C था जी। क्लियर होगी बात, देखिएगा दोनों में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों है, जितना डिस्टेंस ये था उतना ही डिस्टेंस ये है, ठीक है। जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट का इमेज बना है, ठीक होगी बात। तो ट्राइंगल OPC एंड दूसरी वाली कौन सी ट्राइंगल, O'P' यानी O'P' ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, दे बोथ आर सिमिलर। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ठीक है, तो देखिएगा सिमिलर ट्राइंगल्स होने की वजह से दोनों का ये एंगल एक जैसा हो गया, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो लिख सकते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग OP के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, O'P'। इसका मतलब है OP की रेशियो किसके साथ, O'P' के साथ इक्वल होगी। किसकी रेशियो, OC की रेशियो O'C के साथ। OC की रेशियो किसके साथ, O'C के साथ। ये रेशियो दोनों सिमिलर है, इसको नाम दे दीजिए किस चीज़ का, इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद बेटा दो और ट्राइंगल्स हम लेने लगे हैं। अब वो दो ट्राइंगल्स और कौन सी, अगेन
दोबारा से अगेन कौन सी दो ट्राइंगल्स ले रहा हूँ मैं, उन ट्राइंगल्स को भी बना रहा हूँ। RCF ये आपके आसानी के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किन ट्राइंगल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स भी एक जैसी हैं। एक ट्राइंगल ये है बेटा, यहाँ पर है पॉइंट C, यहाँ पर है पॉइंट R और यहाँ पर है पॉइंट F। ये ट्राइंगल ली मैंने। अगर आप ध्यान से देखिए इसको मैं डॉटेड ज़रा कर दूँ ताकि नज़र आ जाए, पता चले कौन सी वाली ट्राइंगल ली जी, जिसमें मैंने ये डॉट्स लगाए हैं, ये ट्राइंगल मैंने ली है जी। दूसरी वाली ट्राइंगल कौन सी ले रहा हूँ जिसमें ये रेड कलर के डॉट्स लगा रहा हूँ जी, ये वाली ट्राइंगल मैंने ली। ठीक होगी बात जी। उस ट्राइंगल को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं जी। वो ट्राइंगल है जी हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हैं, दे बोथ आर सिमिलर, एक जैसी ट्राइंगल होगी। यहाँ पर थी बेटा O डैश P डैश और यहाँ पर पॉइंट क्या है F का जी। ठीक होगी बात जी। ये दोनों ट्राइंगल्स का नाम क्या है, नाम अब अपनी मर्जी से जिस तरह से मर्जी रख लें। CRF यानी ट्राइंगल CRF एंड कौन सी ट्राइंगल O डैश P डैश F, O डैश P डैश F। ये भी दोनों क्या हैं, दे बोथ आर, ये भी सिमिलर हैं जी। अगर ये भी सिमिलर है देखिए इसमें भी एंगल 90 का है, इसका भी ये एंगल 90 का है, ये एंगल एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसकी भी हम ज़रा रेशियो निकाल लेते हैं जी। रेशियो किस में निकाल रहे हैं हम, इसकी रेशियो RC यानी इस साइड की रेशियो इस साइड के साथ, RC की रेशियो किसके साथ, O डैश P डैश के साथ इक्वल है मेरे बेटा। किस चीज़ के साथ, किसकी रेशियो, इस CF की रेशियो O डैश CS के साथ, CF की रेशियो किसके साथ, O डैश F के साथ। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब ध्यान से अब आपने अपनी फिगर पर ज़रा वापस आ जाइएगा। ये देखिए जिसके ऊपर मैं ये मार्कर फेर रहा हूँ जितने हिस्से पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये और ये, दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बन रही है ना, तो हमने ये पढ़ा कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल लेंथ की होती हैं। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब हुआ एज क्या चीज़, ये जो RC है ये इक्वल है किसके, OP के या PO के, यानी CR जो डिस्टेंस है वो इक्वल है किस चीज़ के, OP डिस्टेंस के। भाई ये मेजरमेंट एक जितनी है ना, अगर ये सेम है तो फ्रॉम, अब आपने ध्यान से देखनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1, भाई इक्वेशन ये 1 थी ये 2 थी, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम 2 को ले लेते हैं जी। ये मैंने लिखा था RC, तो RC की जगह मैं लिख सकता हूँ OP, तो ये क्या बन गया जी, OP डिवाइडेड बाय O डैश P डैश इक्वल किसकी हो गया, CF डिवाइडेड बाय O डैश F, CF डिवाइडेड बाय O डैश F। फिर से सुन लीजिए मैंने क्या किया है, मैंने कहा कि CR डिस्टेंस है OP के, इक्वल डिस्टेंस क्यों है, क्योंकि दिस इज अ रेक्टेंगल, ये बनी हुई है, एक रेक्टेंगल बनी हुई है, तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, तो इसका मतलब है CR डिस्टेंस OP डिस्टेंस की इक्वल था। मैंने अपनी सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 में सिर्फ इतने CR की जगह क्या लिख दिया बेटा, मैंने OP लिख दिया। इसको दे दिया मैंने बेटा क्या नाम, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब अगर ध्यान से आप देखो तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये इक्वेशन नंबर 3 है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, दे बोथ आर इक्वल। ऐसे ही है जी, ये दोनों इक्वल हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, हम राइट हैंड साइड से क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे जी। जब इक्वल करेंगे तो फिर यहाँ पे हमें छोटी सी एक बात लिखनी है, बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों का कंपैरिजन किया। फिर से बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड इसकी और ये है राइट हैंड साइड इसकी, इन दोनों का हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इक्वल कर दिया तो क्या बन गया मेरे पास,
ओ सी डिवाइडेड बाई ओ डैश सी इक्वल हो गया किसके, सी एफ डिवाइडेड बाई ओ डैश एफ, ओ डैश एफ। क्लियर होगी जी बात। अब ज़रा देखिएगा, अब हम इन सब की ज़रा मैं वैल्यूज़ लिखूँ, वेयर, मैं इन सब की वैल्यूज़ लिखने लगा हूँ जी, वेयर ओ सी, जितनी चीज़ें हैं उनकी वैल्यू, ओ डैश सी, सी एफ, ओ डैश एफ इक्वल टू इधर भी इक्वल आया, इधर भी इक्वल आया। देखिएगा ओ सी डायग्राम में अगर हम देखें ध्यान से, ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है, पी, उसकी जगह क्या आ गया, पी डिस्टेंस आ गया। ओ डैश सी, ये था जी ओ डैश और ये था सी, वो टोटल डिस्टेंस कितना था, क्यू, उसकी जगह क्या आ गया, क्यू आ गया। सी एफ, सी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस, या सी से लेकर एफ तक का जिधर मर्जी देख लें, वो डिस्टेंस कितना है, फोकल लेंथ एफ, ठीक है जी। ओ डैश एफ, ओ डैश एफ, वो डिस्टेंस कितना था, क्यू माइनस एफ, इसी जगह क्या आ गया, दिस इज क्यू माइनस एफ। तो ये चारों वैल्यूज लिख ली बेटा। अब हमने क्या करना है, इन चारों वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना जी। ओ सी की जगह क्या आ जाएगा, पी, ओ डैश सी की जगह क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू, सी एफ की जगह क्या आ जाएगा, सी एफ एफ डिवाइडेड बाई ओ डैश एफ की जगह क्या आ जाएगा, दिस इज क्यू माइनस एफ। ऐसी है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो अब लिख लेते हैं जी एक दफ़ा, P इंटू हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, Q माइनस एफ इक्वल टू, इधर हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, F को मल्टीप्लाई करना है Q से, तो क्या बन गया, दिस बिकम्स एफ क्यू बन गया। ले जी, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम P को Q से मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम्स पी क्यू माइनस पी एफ इक्वल्स टू क्या आ गया, एफ क्यू। अब ज़रा ध्यान से चीज़ देखनी है आपने, बाकी इसके जो रिमेनिंग रहेगी ना डेरिवेशन में इधर करने लगा इस वाले हिस्से में। देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, टोटल कितने फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, पी क्यू और एफ। आपने सारी इक्वेशन को पी क्यू एफ से डिवाइड कर देना है जी, डिवाइडिंग बाय किससे के साथ, पी क्यू एफ जी। पूरी इक्वेशन को मैं पी क्यू एफ से जब डिवाइड करूंगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास लिखा हुआ था पी क्यू माइनस पी एफ इक्वल्स टू एफ क्यू, यही था जी। मैंने इधर भी डिवाइड किया किसके साथ, पी क्यू एफ के साथ, इधर भी डिवाइड किया मैंने पी क्यू एफ के साथ, इधर भी डिवाइड किया मैंने किसके साथ, पी क्यू एफ के साथ जी। तीनों तरफ डिवाइड किया मैंने बेटा। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, कट गया फैक्टर, पी क्यू कैंसिल हो गया, पी एफ और पी एफ कैंसिल हो गया, एफ क्यू और एफ क्यू फैक्टर कैंसिल। यहाँ से खाली क्या रह गया, 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर क्यू इक्वल्स टू क्या रह गया, 1 ओवर पी। इस माइनस क्यू को जब मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा तो दिस बिकम्स 1 ओवर एफ इक्वल्स टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। ये होगी जी बेटा डेरिवेशन किस चीज़ की, कन्वेक्स लेंस फार्मूला की जी। क्लियर हो गई बेटा डेरिवेशन। डेरिवेशन के साथ हमारे बुक का ये इमेज लोकेशन बाय लेंस हमने डिस्कस किया है, जो बुक पर पेज नंबर 51 पर टॉपिक था। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप पेज नंबर भी लिख दें, तो मैं यहाँ पे बुक का पेज नंबर भी लिख देता हूँ बेटा। ये बुक का पेज नंबर कितना है, 51 और 52 पे ये टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया है, ठीक है। क्योंकि हमने लेंस फार्मूला कर लिया है तो हम इसी के साथ ही ना कुछ 2 अदद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हैं। हम इससे पहले बेटा 12.4 तक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स अपने लेक्चर्स में कर चुके हैं। अब हम ज़रा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 12.5 देखते हैं कि जी 12.5 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में वो कहता क्या है, और उसको हमने यही लेंस फार्मूला यूज़ करके यूज़ कैसे करना है। ये मैं साइन कन्वेंशन इधर ही लिखे रहने दूंगा ताकि हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाए। तो देखते हैं जी बेटा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 12.5
क्या कहती है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 12.5 विच इज़ ऑन पेज नंबर 52, उसकी ज़रा स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूँ कि हमने ये लेंथ फार्मूला किया तो ज़रा ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में फ्रेश हैं, साथ ही क्योंकि फ़ौरन ही न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आ जाती है, उसके बाद तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसमें क्या है, अ पर्सन 1.7 मीटर टॉल, कि एक बंदा 1.7 मीटर टॉल है, हाइट उसकी, इज स्टैंडिंग 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, एक कैमरा से कितनी दूर खड़ा है, 2.5 मीटर। अब कहता है द कैमरा यूजेज अ, अहम सारी बात कि कैमरा लेंस कौन सा यूज कर रहा है जी, कन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, ये डेटा बन रहा है जी हमारा, फोकल लेंथ है इतनी। फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड डिटरमिन द इमेज इज रियल और वर्चुअल। अब हमें ये भी बताना है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। कितनी दूर कर रहा है उससे, 2.5 मीटर। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट है उसका लेंस से डिस्टेंस, कैमरा के सामने लेंस लगा होता है ना, तो लेंस कौन सा लगा हुआ है, कन्वेक्स लेंस। कहता है उससे डिस्टेंस उसका कितना है, वो डिस्टेंस। लो जी पहली चीज आ गई बेटा हमारे पास, क्या चीज, डेटा। डेटा में हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ पर्सन है ना, पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितनी दूर है। पहली चीज आ गई जी डेटा के अंदर हमारे पास बेटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, उसको हम p के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं वो कितना है, दैट इज 2.5 मीटर। नहीं जी वैल्यू आ गई 2.5 मीटर की। ठीक होगी बात जी। मैं यूनिट्स नहीं चेंज कर रहा, इसलिए नहीं चेंज कर रहा कि देखिए ये भी यूनिट मीटर के अंदर है, ये भी मीटर के अंदर है, फोकल लेंथ भी मीटर में है, तो सारे यूनिट सेम है, तो हमें इसको सेंटीमीटर में करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स के अंदर वो आपको सेंटीमीटर में यूनिट देगा, तो आपने सेंटीमीटर में ही रखना है। तो ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। अब आगे देखिएगा, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितनी है, 0.05 मीटर। लो जी दूसरी चीज बेटा डेटा के अंदर क्या आ गई, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ स्मॉल f के साथ कितनी है, 0.05 एंड द यूनिट इज मीटर। हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं उसमें लेंस हमारा कौन सा है, दैट इज कन्वेक्स। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कन्वेक्स लेंस में हमने क्या चीज़ें कैसे यूज़ करनी है। देखिएगा बेटा, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की ये साइन कन्वेंशन इसलिए आपके लिए लिख के रखे हुए थे। f की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। अगर f की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। अगर लेंस वो यहाँ पे कॉन्केव करता तो फिर हमने f की वैल्यू क्या कंसीडर करनी थी, नेगेटिव ले लेनी थी। उसके बाद जी फाइंड हमने क्या करना है, डेटा आ गया इतना सारा, फाइंड में आ जाए। ये बात बताई हुई ना, पर्सन 1.7 मीटर टॉल, इसका हमारे न्यूमेरिकल के साथ कोई कंसर्न नहीं। वो सिर्फ बता रहा है जैसे मैं अगर लेंस के सामने खड़ा हूँ तो मेरी हाइट 1.7 मीटर है, तो मैं कैमरा से कितनी दूर हूँ, 2.5 मीटर। वो जो कैमरा यूज हो रहा है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 0.05 मीटर। जी डेटा आ गया। डेटा के बाद हमने क्या चीज, टू फाइंड। टू फाइंड में बेटा हमने क्या बताना है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इमेज कितनी दूर बना। इमेज कितनी दूर बना का मतलब क्या हुआ, हमने क्या चीज फाइंड आउट करके देनी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। भाई इमेज का डिस्टेंस क्या है, उसको हम q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। q है जी इमेज का डिस्टेंस, स्मॉल q, वो हमने फाइंड आउट करके बताना है जी। ठीक होगी बात जी। फार्मूला, फार्मूला जाहिर बात है, चाहे वो कॉन्केव लेंस है चाहे वो कन्वेक्स लेंस है, दोनों केसेस के अंदर फार्मूला आपने यही वाला यूज करना है मेरा बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फार्मूला यही है हमारा। इसी की हम थोड़ी सी शेप चेंज कर लेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस क्या चीज 1/, हमने q फाइंड आउट करना है जी। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हमने q फाइंड आउट करना, जाहिर बात है जो वेरिएबल हमने फाइंड आउट करना है उसको हम किसी एक इक्वेलिटी के किसी एक साइड पर, या राइट पर या लेफ्ट पर। मैं जी इसको इधर शिफ्ट करता हूं तो ये शेप ये बन जाएगी जी 1/f, ये आपके लिए कर रहा हूं, माइनस 1/p इक्वल टू 1/q। अगर आप न्यूमेरिकल के अंदर करना चाहे तो कर लें, जुबानी याद रखना चाहे तो जुबानी याद रख लें। लीजिए एलसीएम आ गया हमारे पास क्या, fp, ऐसी है जी। एलसीएम सॉल्व किया, इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, p माइनस p और p कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, f इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/q। क्लियर हो गया मेरा बेटा।
हमने 1/q नहीं फाइंड आउट करना, हमने तो सिंपल q करना है। तो मैं सारी ये इक्वेशन थी, इसका रेसिप्रोकल अगर ले लूँ, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा दिया, रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं। एफ पी इधर आ गया, नीचे क्या आ गया p माइनस एफ, इधर क्या रह गया खाली q। ये फार्मूला बन गया बेटा जो हमने यूज़ करना है। अगर आप खाली q का फार्मूला याद रख सकते हैं, ऐसी p के लिए भी बनेगा, ऐसी f के लिए भी बनता है, तो वेल एंड गुड। ठीक है जी, फार्मूला आ गया। फार्मूला के बाद आ जाइए बेटा सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमने यही फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला हमारे पास क्या बना, q इक्वल टू, देखेंगे मैं इक्वालिटी के राइट साइड पर लिखूँ लेफ्ट साइड पर लिखूँ, एक ही बात है जी। क्या बना जी, एफ पी डिवाइडेड बाय p माइनस एफ। लीजिए बेटा इस फार्मूला में हम वैल्यूज लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनता है। और फिर एंड पे हमने ये भी बताना है कि बनने वाला इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा। क्लियर होगी बात जी। लीजिए बेटा ज़रा वैल्यूज लगा के सॉल्व करते हैं जी। q इक्वल टू एफ पी, एफ की वैल्यू मेरा बेटा कितनी है 0.05, 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे p कितना था 2.5 से, इसको हमने डिवाइड किया p माइनस एफ, p था जी 2.5 में से माइनस किया 0.05। देखिए ज़रा सॉल्व करें, q इज इक्वल, कैलकुलेटर से करना है, 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करनी है, गलती नहीं करनी। ठीक है जी, नहीं बेटा 0.05 को हमने मल्टीप्लाई किया 2.5 के साथ, तो वी गेट 0.125। देखिए हमारे पास आंसर बना ऊपर वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करने से 0.125 का। इसको हम डिवाइड करेंगे 2.5 में से 0.05 माइनस करें जी। 2.5 में से बेटा सब्ट्रैक्ट किया 0.05, सो वी गेट 2.45। यहाँ पर आइए हमारे पास कितना आंसर, दिस इज 2.45। लें जी बेटा दोनों को डिवाइड कर दें, q इज इक्वल टू 0.125, 0.125 को 0.125 को डिवाइड किया बेटा हमने किसके साथ, 2.45 के साथ, तो हमारे पास आंसर बना 0.05। तो जी क्यू का आंसर कितना आ गया 0.05। आगे 1 है, 1 ना भी लिखे, यूनिट कितना आ गया मीटर में। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से देखिएगा, शाबाश मेरे बेटा। बताएंगे क्यू की वैल्यू नेगेटिव आई है कि पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव आई है। आ जाइएगा ज़रा इधर, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज कौन सा होएगा, रियल इमेज। लें जी रिजल्ट पर आ जाएं। रिजल्ट में मेरा बेटा क्या बनेगा, ये q इज इक्वल टू 0.05 का मतलब क्या हुआ, q क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज, बनने वाला इमेज। इसी रिजल्ट में आपने सारी चीज़ें लिखनी है, इमेज डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ इमेज एक ही चीज़ है ना। q का आंसर कितना आ रहा है 0.05 एंड द यूनिट इज मीटर। एक चीज़ ये आ गई रिजल्ट में हमारे पास। दूसरी चीज़ अब हमने साथ बताना था अपने न्यूमेरिकल के अंदर कि इमेज रियल है या वर्चुअल, क्योंकि q की वैल्यू पॉजिटिव है। चूँकि q की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, शाबाश मेरा बेटा, q की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब हुआ कि जो इमेज है, इमेज इज क्या है, दैट इज अ रियल इमेज। क्लियर होगी बात जी। ये हो गई बेटा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 12.5। इसी के साथ एक और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बुक में गिवन है, दैट इज 12.6। वो 12.6 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जिसके अंदर वो क्या बातें बता रहा है। उस 12.6 से पहले मैं एक छोटी सी डेफिनेशन और अगर हम कर लें तो बड़ी ही आसानी हो जाएगी, जो कि हमारे यूनिक नोट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो हम ज़रा देख लेते हैं कि लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ है। बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, फिर हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कर लें। ठीक है जी। तो बेटा
क्वेश्चन नंबर 25 यूनिक नोट्स का, हम नोट्स में से कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज। क्वेश्चन नंबर 25 में स्टेटमेंट में ये कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मैग्निफिकेशन। बाय लीनियर मैग्निफिकेशन या सिंपली आपको क्या आ जाए, मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन आ जाए या लीनियर मैग्निफिकेशन आ जाए, एक ही बात है। अब ये मेरी बात आपने याद रखनी है, मैग्निफिकेशन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि बनने वाला इमेज ऑलवेज लार्जर इन साइज होगा। हमने जब इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस की थी तो उसमें हमने एक केस डिस्कस किया था जिसमें बनने वाला इमेज स्मॉलर इन साइज भी था और सेम इन साइज भी था। तो मैग्निफिकेशन एक्चुअली क्या बताती है, बड़ी आसान सी चीज़ें बताती है। मैग्निफिकेशन एक्चुअली क्या होती है, रेशो किस चीज़ के दरमियान, बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान, साइज ऑफ इमेज टू किसके साथ भाई, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, इन दोनों में रेशो। अब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर एग्जांपल ये जी हमारे पास एक इमेज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जी, पहले ये ऑब्जेक्ट है जी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ताकि आपको ना और क्लैरिटी हो जाए जी। ले ये ऑब्जेक्ट मैंने ली एक, दिस इज आ, कोशिश करेंगे बन जाए। ले जी बेटा ये मैंने एक कैंडल बनाई, ठीक है जी, कैंडल इज एन ऑब्जेक्ट, ऐसी है जी, ठीक है जी। इस कैंडल की हाइट ऑफ कैंडल अगर हम इस पूरे यहां तक कंसीडर करें, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज, क्योंकि ऑब्जेक्ट था ना, यहां तक ये सारी बनती है, दैट इज कॉल्ड एज, इसे हम क्या नाम देते हैं, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, या दूसरा नाम इसे मैं ये भी तो कह सकता हूं, इट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट की हाइट है, हम ऑब्जेक्ट है तो हाइट को एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट उसके साथ बेस में वो लगा देते हैं। सारी बात है, जब इसका इमेज बनेगा, ये मैंने इमेज बनाया, हम रियल इमेजेस की बात कर रहे हैं जी, उल्टा इमेज बना जहां पे भी पड़ा हुआ था, ठीक है जी। जब इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी तो ये बना जी बेटा क्या चीज़, इमेज, जाहिर बात है उल्टा बनेगा, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक ये सारा क्या है, दिस इज, क्योंकि ये था ऑब्जेक्ट तो वो क्या है, इमेज, तो ये क्या होएगा, दैट इज साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज क्या है, या इन अदर वर्ड्स हम क्या कहेंगे, हाइट ऑफ इमेज, एक ही बात है। अब इमेज है तो इमेज की हाइट को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एच आई, एच स्मॉल है और बेस में आई है, जैसे आप लॉग के साथ लिखते हैं ना, बेस 10, जैसे हम लॉग में मैंने इसका ये लिखा बेस है, ऐसे मैंने लिखा एच, उसके साथ मैंने बेस में आई लिखा है, ठीक होगी बात जी। तो रेशियो बिटवीन साइज ऑफ इमेज या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, साइज को मैं क्या कहता हूँ, साइज मैं क्या ले रहा हूँ जी, हाइट ले रहा हूँ, इधर भी साइज मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, दैट इज हाइट। इन दोनों में रेशियो है, तो मैग्निफिकेशन का हम रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं, स्मॉल एम के साथ। फार्मूला ये बनेगा जी, लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू, अब मैं साइज लिखूं या हाइट लिखूं एक ही बात है, क्या चीज, हाइट ऑफ इमेज, रेशियो है तो डिवाइडेड बाय क्या चीज आएगी बेटा, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फार्मूला ये बना, मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम के साथ। फिर मैं बता रहा हूं कि मैग्निफिकेशन का मतलब हरगिज नहीं है कि इमेज का साइज हमेशा बड़ा होगा, इट इज एक्चुअली रेशियो। तो हाइट ऑफ इमेज क्या बनेगी, एच आई की रेशियो किसके साथ, एच ओ के साथ, या ये होती है, या हमने मिरर में लेंथ फार्मूला में, ये मैंने लेंथ फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ, एफ सी फोकल लेंथ, पी था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्यू था डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो यहां ये दूसरी रेशियो क्या होती है, दैट इज, या इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये दोनों ही हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर यूज होने हैं। ये एक डेफिनेशन मैंने ये लिखी,
यहाँ पर एक और बात भी बताता जाऊँ भाई, दो सेम चीज़ों के दरमियान रेशियो है तो इसका मतलब है सो इट हैज़ नो यूनिट, इसका यूनिट कोई नहीं है। यहाँ पे तो कहानी कर। दूसरी डेफिनेशन क्या बनती है? दूसरी डेफिनेशन है जी, दिस इज, यही मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, इट इज एक्चुअली रेशियो ऑफ क्या चीज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज का डिस्टेंस टू किसके साथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई इमेज का और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के दरमियान, डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम स्मॉल क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम स्मॉल पी के साथ करते हैं। तो इसका मतलब है अब फिर हमारा फार्मूला मैग्निफिकेशन के क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं, दो चीजों के दरमियान रेशियो है डिस्टेंस ऑफ इमेज की रेशियो किसके साथ, डिस्टेंस ऑफ, उलट नहीं लिख देनी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। जी m इक्वल्स टू क्या बन गया, q ओवर p। दूसरा फार्मूला ये बनता है जी, एक ये है और एक फार्मूला हमने ये डिराइव किया जी, किस चीज का, मैग्निफिकेशन के लिए। क्लियर होगी बात जी बेटा? यहाँ पर बच्चों लेक्चर नंबर 43 हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 43 में हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 24 और 25 और एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर, ये मैं लिख देता ताकि आपको याद रहे कि हमने किया क्या है। एक हमने एग्जाम्पल की है 12.5 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, जो कि पेज नंबर आई थिंक सो 52 पर थी। जाते हुए एक छोटी सी बात, ठीक है, आपको याद रहे, जहन नशीन रहे, ठीक है। हम ना कोशिश करते हैं ना कुछ उसका सिलसिला शुरू करते हैं अहदीस का, ठीक है, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको रोज़ाना एक हदीस बताऊँ, ठीक है। उस हदीस से रेलेवेंट जितनी भी बातें हो सकेंगी वो हम कोशिश करेंगे उनको करने की, कि क्या क्या हैं, ठीक है जी। पढ़ रहा था मैं तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। याद होगा अगर आपको तो मैंने लास्ट टाइम एक बात बताई थी कि रब्बुल आलमीन ने जब कलमा तैयबा बनाया था उसको बड़ा तोल के बनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी कलमे के मुतालिक एक हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, इनमें से सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है और सबसे अदना शाख है, यानी 70 शाखों में सबसे जो आला है, ठीक है, अफजल है, वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना। और जो अदना शाख है वो क्या है कि रास्ते में से तकलीफ़ देने वाली चीज़ों का रास्ते से हटाना। और हया ईमान की एक अहम शाख है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। क्या मैंने हदीस बताई? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, उनमें से सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना और उनमें से अदना शाख तकलीफ़ देने वाली चीज़ों का रास्ते से हटाना है। और हया ईमान की एक अहम शाख है, यानी वो 70 में एक हया भी ईमान की एक शाख है। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नए लेक्चर में हम 12.5 एग्जाम्पल कर चुके हैं, ठीक है। हम अब नया लेक्चर जो हमारा उसके अंदर हम 12.6 एग्जाम्पल करेंगे और हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है जी। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।